तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स वन शॉट में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको कहाँ जाना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, अभिषेक साहू सर फिजिक्स। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ से क्लिक करके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में। थर्मोडायनामिक क्या होता है? ये क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द हीट एंड इट्स कन्वर्जन इन वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? ब्रांच है साइंस की जो किसके बारे में डील करती है? हीट और कन्वर्जन कैसे होता है हीट का वन फॉर्म से अदर फॉर्म में, उसके बारे में हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि ये सिस्टम है आपका, इसको हमने हीट करा है तो ये थोड़ी एक्सपैंड हो गई गैस, इसी के मॉलिक्यूल्स जो एक्सपैंड हुए हैं इसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच कन्वर्जन ऑफ हीट टेक प्लेस एंड इट हैज़ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देखो ये आपका कंटेनर है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड होंगे। ठीक है, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो ये क्या है? हमारा सिस्टम है। और इसके बाद जो इसके आसपास है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो क्या है? सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग क्या होता है? एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इट इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अब मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब बाहर से कोई आके चिल्लाता है भाई कबाड़े वाले कबाड़े वाले, तो भाई आपको डिस्टर्ब होगा ना। तो इस तरह से वो क्या है? सराउंडिंग है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। तो सराउंडिंग अफेक्ट करता है हमारे सिस्टम को, यही डायरेक्ट इसमें लिख रखा है। तो अब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या होता है। दोस्तों जो हम किसी सिस्टम को हीट करते हैं तो उस हीट करने पे जो क्वांटिटीज में चेंज आता है वही हमारी थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? प्रेशर होता है, वॉल्यूम होती है और टेम्परेचर होता है। इनमें ही जो चेंज आता है उन्हें हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। दोस्तों इक्वेशन ऑफ स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिंपली क्या कहती है? पी वी इजिकल टू एन आर टी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी कि रिलेशन बताए किसमें? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में। तो वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसमें जो आर की वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन केल्विन इनवर्स। तो थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? दोस्तों देखो पहले आपको समझना जरूरी है इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम से समझने का मतलब है कोई भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है। ये तो बात कर लिया मैकेनिक्स में। अब हम इसमें पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है थर्मल में यानी कि टेम्परेचर, और इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब है सेम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर सेम रहे उसे हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे कि इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन दे मस्ट हैव सेम टेम्परेचर। अगर कोई थर्मल इक्विलिब्रियम है तो उस दो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम होगा। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ लिया, और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम जो ज़्यादा होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा मेन कंसेप्ट आता है इंटरनल एनर्जी का। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूल के अंदर की जो एनर्जी होती है ना, दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों के सम से जो मिलकर एनर्जी बनती है उसे कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी। तो आपको समझ में आ गया। तो इट इज द सम ऑफ मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। या क्या है? सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? वॉल्यूम पे। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हमारी बढ़ेगी। बिकॉज इफ डिस्टेंस बिटवीन मोलिक्यूल इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, हमने पढ़ चुके हैं। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। जितने ज़्यादा हम सिस्टम को हीट करेंगे उतने ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें रैंडमनेस आएगी और वो ज़्यादा ज़्यादा ओसिलेट करेंगे, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की। अब हम कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो ध्यान से समझना। देखो थर्मोडायनामिक्स में साइन कन्वेंशन में क्या है? सिंपल, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर एब्जॉर्ब हो रही है हीट सिस्टम की वजह से तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव। हीट ऐड हो रही है तो उसके अंदर हीट ऐड हो रही है तो भाई कुछ ना कुछ एडिशनल हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और हीट गिवन बाय द सिस्टम, और सिस्टम को हीट दी जा रही है यानी कि हीट में क्या क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हीट का लॉस हो रहा है तो कमी हो रही है, कमी को कैसे डिनोट करेंगे हम? माइनस साइन से। इसके बाद है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है? सिस्टम की वजह से हो रहा है तो हमने पॉजिटिव लेंगे। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसके बाद आती है, ये तो सिंपल है, देखो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, लेकिन जो ऊपर के दो हैं इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इसमें तो आपको सिंपल याद रखना है, जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है।
अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के बारे में। दोस्तों स्पेसिफिक हीट सिंपल है, इसमें क्या है 1 ग्राम ऑफ गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने में जो हीट रिक्वायर होती है उसे ही हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो इसका सिंपली फॉर्मूला होता है C इजिकल टू डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो जैसे हमने ये कंटेनर लिया एक सिलेंडर का, इसको हीट करा, तो 1 ग्राम गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करने में जो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसे ही हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। और जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है 4.186 जूल पर केल्विन पर मोल। इसके बाद आ जाते हैं हम डिफरेंट वैल्यू समझ लेते हैं। देखो इफ़ द गैस इज सडनली कंप्रेस, तो हमने अचानक से गैस को कंप्रेस कर दिया तो उसकी जो चेंज इन हीट है, चेंज इन हीट तो हुई नहीं भाई, उसमें तो जीरो रहेगा, तो हमारी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं इसमें बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं हमारे दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो प्रिंसिपल है स्पेसिफिक हीट। एक है आपका एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे और दूसरा है आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। जो स्पेसिफिक हीट होती है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे उसे हम कहते हैं सीपी, और जो स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसे हम कहते हैं सीवी। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, देखो सीवी बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि भाई जब एक्सपेंड कर रही है गैस तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज होंगे, उनके अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब वॉल्यूम यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भाई यहाँ पर चेंज ही नहीं हुआ ना वॉल्यूम में, तो यहाँ पे प्रेशर में चेंज आता है ज़्यादा, इसलिए हमारी सीपी ग्रेटर होती है सीवी से। इसका आगे रीजन भी है, देखो वाई सी पी ग्रेटर देन सी वी। तो इसका आंसर हम समझते हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट गिवन इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ओनली। जब हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट देते हैं तो वो क्या इंक्रीज करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। लेकिन जब हम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं तो वो क्या करती है, टेम्परेचर तो इंक्रीज करती है लेकिन साथ में क्या करती है, वर्क भी करती है। तो इस वजह से हमारा सी पी ज़्यादा है सी वी से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। दोस्तों ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस रिलेशन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसे हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला, तो इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने मान लिया डी क्यू हीट इज गिवन टू अ गैस, हमने किसी कंटेनर में गैस भरी है, उसको डी क्यू हीट अमाउंट ऑफ गैस दी जिसका क्या है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। तो इसका टेम्परेचर भाई कितना इंक्रीज हो जाएगा, हीट दे रहे हैं तो डी टी इंक्रीज हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी हमने पढ़ रखा है, डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है, पी डी वी। तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पे डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि भाई कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, तो डी वी जीरो, तो वर्क डन हमारा जीरो हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस टी डब्ल्यू। तो यहाँ पे डी यू डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो जीरो हो गई है, तो टी क्यू किसके इक्वल आ गया, डी यू के इक्वल आ गया। अब डी यू क्या है, आपकी इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए हैं, सी वी टी टी। यहाँ पे एम लिया है हमने 1 मोल, इसलिए यहाँ पे हमने 1 कंसीडर किया है। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस टी डब्ल्यू। अब कॉन्स्टेंट प्रेशर पे तो भाई यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे प्रेशर तो यहाँ पे दिखाई रखा है, तो सिंपली हमने डी डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी डी वी होता है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, डी यू की वैल्यू पुट कर देंगे और डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे सी पी डी टी, तो सी पी डी टी की वैल्यू हमने पुट कर दी डी क्यू की, और ये डी यू की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से, ये इधर आ गया सी पी माइनस सी वी, और ये एन आर, एक मिनट यहाँ से स्टार्ट है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ देखो डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस पी टी वी हमने ये पुट कर दिया। अब डी क्यू की वैल्यू क्या है, सी पी डी टी है। हम जानते हैं जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी पी डी टी होता है, और इंटरनल सॉरी ये हीट का फॉर्मूला होता है, ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है सी वी डी टी। और इसके बाद हमने ये इस सी वी डी टी को इधर लेके आएंगे, सी पी माइनस सी वी और डी टी कॉमन आ जाएगा, और डी टी से डी टी देखो यहाँ पे कर रखा है, सी पी माइनस सी वी, डी टी से डी टी कॉमन आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी हो गया, और डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो सी पी माइनस सी वी बचा इजिकल टू में एन आर बचा। तो 1 मोल कंसिडर करेंगे तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी इजिकल टू आर। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप, इसको हम मेयर्स फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम क्या है, एरिया अंडर पी वी कर्व, जो पी और वी के बीच में जो ग्राफ होता है उसे हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। तो ये क्या डायग्राम क्या शो कर रहा है, देखो यहाँ से जो गैस है एक्सपैंड हो रही है, पहले P1 V1 था प्रेशर वॉल्यूम, और उसके बाद जो एक्सपैंड करी तो उसका प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 हो गया। तो इसके बीच का जो एरिया है ये, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इससे निकालते कैसे, ये देखो पी वी कर्व से, इसके बाद यहाँ पे कंप्रेस हो रही है, तो यानी कंप्रेस हो रही है तो पीछे की तरफ जाएगी, तो P1 V1 से P2 V2 कम हो गया। तो आपका इनिशियल वॉल्यूम जो यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ तो एक्सपैंड होने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और कंप्रेस होने पे वॉल्यूम घट जाएगी। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्क डन कैसे निकालते हैं ड्यूरिंग एक्सपेंशन।
तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं डी डब्ल्यू इजिकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने हीट करा है, तो यहाँ पे ये जो पिस्टन लगाया हुआ है हमने, ये थोड़ा एक्सपेंड कर गया ऊपर की तरफ। तो कितना एक्सपेंड कर गया, डी एक्स डिस्टेंस एक्सपेंड कर गया। तो फोर्स हमने लगाई और ये क्या है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स प्रेशर इंटू में एरिया। देखो यहाँ से देखो, प्रेशर इजिकल टू क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा, एफ वाई ए। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी पी ए। अब ए इंटू डी एक्स क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस होती है दोस्तों वॉल्यूम। तो यहाँ पे स्मॉल चेंज आ रहा है डिस्टेंस में, तो इसलिए हमने वॉल्यूम भी डी वी में कंसिडर किया है। तो हमारा डी डी डब्ल्यू का फॉर्मूला आ गया पी डी वी। तो डब्ल्यू इजिकल टू हमारा फॉर्मूला बन गया, अगर वॉल्यूम मान लो वी वन से वी टू इंक्रीज हो रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो नॉन साइक्लिक में तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल आपको वर्डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी वन से वी टू होता है पी डी वी, तो एरिया निकाल दोगे वही आपका नॉन साइक्लिक में। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइक्लिक प्रोसेस वाला, ये आपको ध्यान से देखना है। देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, देखो यहाँ से ए से बी आपकी क्या हो रही है, गैस है एक्सपेंड हो रही है, और बी से वापस ए जा रहे हैं तो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो ये पूरी साइकिल बन रही है, ए एक्स बी वाई ए पूरी साइकिल बन रही है ना। तो इसका हम वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, तो अभी ए से बी में एक्सपेंड हो रही है तो गैस, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अब यहाँ पे बी से वाई में सेकंड वर्क डन निकालना है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन में क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो वर्क डन कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। अब नेट वर्क डन निकालने क्या करेंगे, W1 और W2 को ऐड कर देंगे, तो ये एरिया हमारी ये आया था, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। देखो ए एक्स बी वाई ए, कौन सा, ए एक्स बी वाई ए, ये वाला एरिया आ गया। देखो इफ W1 ग्रेटर देन W2 तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर W1 ज़्यादा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और W2 ज़्यादा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। इससे समझ सकते हैं, अगर पर नेट वर्क डन पॉजिटिव आता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, और नेट वर्क डन नेगेटिव आता है तो आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। अब कुछ लॉज हैं थर्मोडायनामिक्स के, ये पढ़ते हैं ध्यान से। देखो सबसे पहला लॉ है जीरोथ लॉ, उसके बाद फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये तीन लॉ हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जीरोथ लॉ काफ़ी ईजी है, तो इसको ध्यान से सुनो। देखो ए और बी दो सिस्टम है, और तीसरा है सी वाला सिस्टम। ये मान लो ये वाइफ का एग्जांपल दे रखा है, तो ये ए और बी, ये ए बी की वाइफ है, और ये बी वाला है जो वाइफ का, ये इसका हस्बैंड है। सॉरी दोबारा समझाता हूँ, कंफ्यूज हो गया। देखो ये ए बी सी तीन सिस्टम है, तो इस पहले स्टेटमेंट समझो, आपको इजीली समझ में आएगा। पहले इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम है ए एंड बी, वो सेपरेटेड है इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम, किसके साथ, थर्ड सिस्टम सी के साथ, देन ऑल थ्री विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे इसको सी मान लो, ये सी है, ठीक है, ये ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ऑटोमेटिकली ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे ए का जो हस्बैंड है, सॉरी ए की जो वाइफ है वो ये है सी है, तो सी का जो भाई है वो बी होगा, तो ऑटोमेटिकली ए और बी क्या बन गए भाई, जीसस वाले बन गए ना, तो इनमें रिलेशन आ गया। तो ये कंडक्टिंग वॉल है, यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है हीट, इस वजह से ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, ये लॉ बेस्ड है किस पे, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में, किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो ये लॉ क्या कहता है, जो आपकी हीट होगी, एनर्जी है, वो क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जिसके सम में इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और दूसरी है वर्क डन बाय दी सिस्टम। तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी में हो गया, और ये आ गया वर्क डन में। इंटरनल एनर्जी को हमने डेल्टा यू से डिनोट कर दिया, और डेल्टा डब्ल्यू का भी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, पी डेल्टा वी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, बड़ा चेंज होता है, जो डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ये लिमिटेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। अब ये पढ़ते हैं सेकंड लॉ, इट कैन बी एक्सप्लेन डिफरेंट वे। देखो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डिफरेंट एक्सप्रेशन दी है इसकी। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच इंजन दैट कैन कन्वर्ट कंप्लीटली हीट इनटू वर्क विदाउट लॉस। इन्होंने क्या बताया कि हम ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो कंप्लीटली जो हमारी हीट है वो उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे बिना एनी लॉस से। भाई कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। इसके बाद क्लैरिसन स्टेटमेंट दे दे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। देखो हम सब जानते हैं कि जो हीट होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होती है, तो इन्होंने यही बताया कि हम इसे पॉसिबल नहीं है कि हम लोअर से हायर में ट्रांसफर कर सकें विदाउट एक्सटर्नल एनी एजेंट के। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ध्यान से सुनना। देखो अभी तक आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, तो अब थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, तो इसको है ना पूरा कंप्लीट करके ही उठना। तो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है पहला। तो ये प्रोसेस कब होता है, आइसो मतलब होता है सेम, और थर्मल का मैंने बताया टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो दिस प्रोसेस अकर ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब कॉन्स्टेंट रहेगा टेम्परेचर, जब ये वाला प्रोसेस होगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस कब होगा, जब क्या होगी, हीट कांस्टेंट रहेगी। देखो सब चीज़ में ना कुछ कॉन्स्टेंट है, इसमें आइसोबारिक, तो
इससे आप समझते हो बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, तो कांस्टेंट आपका इसमें प्रेशर रहेगा। इसके बाद आते हैं आइसोकोरिक में। आइसोकोरिक में देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया, यहाँ टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे हीट हो गया, यहाँ पे प्रेशर हो गया, तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा आपका, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी इस प्रोसेस में आपकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस समझते हैं, तो ये हमने बता दिया कि कब होता है ये, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, पी वी इजिकल टू एन आर टी। देखो यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और एन तो कांस्टेंट है ही, तो पी वी इजिकल टू कांस्टेंट। तो इसको हम नीचे लेके आएंगे, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। नेसेसरी कंडीशन है इसके लिए, तो आपको ये ध्यान से पढ़ लेनी है। देखो, वॉल ऑफ द कंटेनर शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग। जो ये वॉल है साइड की, ये परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि इससे नीट ट्रांसफर हो सके हीट का। और इसके बाद है कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी वेरी स्लो। तो इसका एक्सपेंशन और कंप्रेशन वो काफ़ी स्लो हो, ताकि जो हीट दे रहे हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए ट्रांसफर ना हो, यानी कि कुछ वर्क ना करना पड़े हमें। एडियाबैटिक प्रोसेस समझते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट कांस्टेंट रहती है, तो नेसेसरी कंडीशन इसकी है, उसमें कंडक्टिंग थी, इसमें इंसुलेटिंग रहेंगी, क्योंकि भाई हमें हीट को ट्रांसफर नहीं करना ना, तो हीट को ट्रांसफर नहीं करना तो यहाँ से हमें कंडक्टिंग वॉल लगानी पड़ेगी, तभी तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। और इसमें जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए, ताकि पता ना चल सके कि हमने कुछ हीट ट्रांसफर हुई है। तो हमें कांस्टेंट रखनी है ना हीट, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करनी है। इसके बाद है ना कुछ रिलेशन है, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन पी एंड वी। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पी वी की पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट, इसको के से भी बोलते हैं। वेयर गामा क्या है, सी पी बाई सी वी, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना, सी पी और सी वी। देखो ये आपके है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट वाला आपके स्कूल एग्जाम के बेस पे इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले आप जब नोट डाउनलोड करना, एक बार ये वाले रीड कर लेना। अब आते हैं हम एक्सप्रेशन कैसे निकालें वर्क डन में ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमने कुछ कंडीशन मान के चलते हैं। लेट इनिशियल प्रेशर क्या है, और इनिशियली प्रेशर है हमारा P1 V1, और ठीक है उसके बाद हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज करा, सॉरी टेम्परेचर जो आइसोथर्मल कॉन्स्टेंट है ना, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा, तो उसके बाद जो प्रेशर में कमी आई वो क्या आई, P2 और V2। पहले प्रेशर क्या था, P1 V1, उसके बाद कुछ कमी आई होगी तो आई होगी P2 V2। तो DW क्या होता है, PdV। तो W इज इक्वल टू, जब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे V1 से लेकर V2 तक, PdV। तो 1 मोल के लिए हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट को, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे एन क्या लिया हमने, 1 लिया, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टी अपॉन में वी। अब इस पी की जगह यहाँ पे जो पी है, इस पी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये पी की वैल्यू पुट कर देंगे आर टी अपॉन में वी। अब आर टी तो कॉन्स्टेंट है भाई, आर क्या है, यूनिवर्सिटी गैस कॉन्स्टेंट, और टेम्परेचर हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिया ही है। टी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन की जगह 1 अपॉन वी का। तो 1 अपॉन वी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है भाई लॉग वी। हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, इसलिए यहाँ पे 1 अपॉन वी का भी लॉग भी हो जाएगा। हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे V1 से V2 लिमिट लगा देंगे, तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी इजिकल टू लॉग एम बाई एम। तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन होता है। जब माइनस होता है तो डिवाइड में जाता है, और प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है। तो वही प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। यहाँ पे देखो नेचुरल लॉग था आर टी इजिकल टू लॉग बेस ही वी टू बाई वी वन। लॉग ए माइनस बी है ना, तो वी टू बाई वी वन होगा, क्योंकि माइनस में तो डिवाइड में जाएगा। W का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, आर टी 2.303 लॉग बेस 10 वी टू बाई वी वन। अब आप सोच रहे होंगे ये 2.303 कहाँ से आया है, तो भाई इसमें रिलेशन होता है, ये लॉग ए है, नेचुरल लॉग है, और ये है आपका लॉग बेस टू दी 10। तो इसमें जो रिलेशन होता है लॉग बेस इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10। तो ये इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया लॉग बेस 10 में। अब वर्क डन पढ़ेंगे हम ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसमें देखो हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, तो इसमें पढ़ेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। तो इसमें सिंपली अभी यहाँ पे वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो इसमें क्या हुआ, P1 V1 इनिशियली है, तो P2 V2 T2, इसमें टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। तो इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, वही सिंपल फॉर्मूला W इजिकल टू पी डी वी V1 से V2। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए अभी हम पढ़ के आए हैं PV की पावर गामा इजिकल टू K होता है। तो P की वैल्यू वहाँ पे निकाली थी हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट से, यहाँ पे निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से, तो K अपॉन में V की पावर गामा। तो इस P की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो P की वैल्यू यहाँ पुट कर दी ना, ये पुट कर दी हमने, K अपॉन में V की पावर गामा। तो ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, K की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, अब इंटीग्रेशन किसका होगा, V की पावर गामा का। तो ये V की पावर गामा डिवाइड में जब ऊपर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। हम जानते हैं ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर एक ऐड हो जाती है और उसी से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे डिवाइड होगा 1 माइनस गामा आ जाएगा, तो इसको हमने ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे देखो 1 माइनस गामा हो गया, के बाहर आ गया, तो वी की पावर गामा का इंटीग्रल गामा प्लस 1 और माइनस गामा प्लस 1। तो V1 से V2 हमने लिमिट पुट कर दी, तो के अब माइनस गामा प्लस 1 बाहर ले लिया, तो V की पावर माइनस गामा प्लस 1
हो गया हमारा अंदर। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो V2 माइनस में V1, V1 की जगह V2 और यहाँ पे V की जगह V1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। इसके बाद क्या करा है हमने, ये जो k है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, ये k था ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, तो k V2 की पावर ये और माइनस k V1 की पावर ये। इसके बाद क्या करा है, k की वैल्यू हमें जानते हैं कि P2 V2 होती है, तो k की वैल्यू हमने रख दी P2 V2, P2 V2 की पावर गामा, k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये ना p की पावर गामा है k की वैल्यू, तो हम 1 वाली कंडीशन के लिए 1 लेंगे और 2 वाली कंडीशन के 2 लेंगे, तो P2 V2 की पावर गामा और यहाँ पे P1 V1 की पावर गामा। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा है तो इसको एक बार दोबारा देख लेना, बैक करके रिवाइंड करके देख लेना। इसके बाद देखो 1/1 माइनस गामा हो गया, तो गामा की V2 की पावर गामा माइनस है, ये प्लस है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो V2 V2 बचेगा। इसी इसमें V1 माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा तो V1 बचेगा, तो हमारा ये वर्क डन फॉर्मूला आ गया। हम इसको कन्वर्ट करना चाहें हमारे टेम्परेचर के टर्म में, तो टेम्परेचर के टर्म में कर सकते हैं। PV इजिकल टू RT होता है, तो P1 V1 इजिकल टू RT T1 और P2 V2 इजिकल टू RT T2। तो यहाँ पे हम PV की जगह P2 V2 की जगह क्या रख देंगे, RT T2 और P1 V1 की जगह क्या रख देंगे, RT T1। तो R कॉमन है तो R बाहर आ गया, तो हमारा फॉर्मूला आ गया टेम्परेचर टर्म में T2 माइनस T1। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस गामा था तो ये गामा माइनस 1 बन जाएगा और T1 माइनस T2, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारा फॉर्मूला आ गया वर्क डन का। अब समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, जब चेंज आ रहा हो हमारी वॉल्यूम में जीरो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, वॉल्यूम में जब कोई भी चेंज ना आए, तो डेल्टा क्यू इजिकल टू यू प्लस पी डेल्टा वी। तो सिंपल, इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो वॉल्यूम की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये पूरे टर्म जीरो हो गई, तो डेल्टा क्यू हमारी किसके इक्वल आ गया, डेल्टा क्यू के। इन दिस प्रोसेस हीट गिवन टू द सिस्टम इंक्रीज ओनली इंटरनल एनर्जी। तो इंक्रीज कैसे होगी, जब इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। डेल्टा कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो हम डेल्टा टी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्यू इजिकल टू एनसीवी डेल्टा टी। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई टू साइक्लिक प्रोसेस में कैसे अप्लाई करें। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भाई आपकी जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा। देखो, इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल हीट गिवन इज यूज्ड टू वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये कुछ प्रोसेस हैं, देखो ये समझते हैं। क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस क्या होता है, जो बहुत ही स्लो, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस, जो हम मान लो हमने वर्क से हीट को वर्क में कन्वर्ट किया और वर्क को हीट में कन्वर्ट किया, तो ऐसा जो हो जाता है उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन इरिवर्सिबल, जैसे नाम से पता चल रहा है, तो हमने हीट को वर्क में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन हम वर्क को हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इसका एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं, जैसे आप अपने हैंड को रब करते हो तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको अब आप इस हीट को वर्क में थोड़ी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक डेली लाइफ एग्जांपल है। अब हम पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन क्या है, सिंपली एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को इसमें मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये आपका इसमें ना 3 सिस्टम होते हैं, 3 चीज़ें की ये समझने वाली चीज़ है। एक होता है आपका सोर्स, दूसरा होता है हीट इंजन एंड सिंक होते हैं। तो ये जो सोर्स होता है ये होता है हाइयर टेम्परेचर पे, और जो सिंक होता है वो होता है आपका लोअर टेम्परेचर पे। तो ये सोर्स से हीट इंजन हीट लेता है Q1 अमाउंट में, और ये जो Q1 अमाउंट हीट है ये किस का में रिलीज होती है, 2 टाइप में रिलीज होती है। एक होती है वर्क डन के टाइप में, यहाँ से वर्क डन निकल जाता है, और दूसरी कहाँ से जाती है, Q2 में। तो आपको जो नेट वर्क डन आ जाता है वो आता है Q1 माइनस Q2। देखो यहाँ से समझते हैं, ध्यान सुनना। मान लो 100 जूल की हीट ली इससे, यहाँ से इसने, तो 90 जूल का तो उसने वर्क डन कर दिया और 10 जूल इसमें ट्रांसफर हो गई। तो हमारा टोटल वर्क डन क्या बना, जो इसमें से हमने हीट ली थी वो माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो ये वर्क डन आ जाएगा। अब आपको इनफाइनाइटली थर्मल कैपेसिटी, इसका टेम्परेचर कभी भी खत्म नहीं होता, ये इनफाइनाइटली है। और सिमिलरली सिंक का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, तो ये ज़्यादा बढ़ नहीं सकता इनफाइनाइटली थर्मल पे। थर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है फिक्स रहता है। अब इफिशियंसी समझते हैं। इफिशियंसी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की काम करने की क्षमता को कहते हैं हम इफिशियंसी। तो ये क्या है, रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन में हीट एब्जॉर्ब। तो वर्क डन क्या आया था, Q1 माइनस Q2, और हीट कितनी एब्जॉर्ब करी यहाँ सिंक से, Q1 सोर्स से कितनी एब्जॉर्ब करिए, Q1 हीट एब्जॉर्ब कर दिया। वर्क डन कितना आया, Q1 माइनस Q2 आया, तो हमने यहाँ पे रख दिया वर्क डन Q1 माइनस Q2, और हीट एब्जॉर्ब करी थी Q1। तो Q1 से Q1 अपॉन कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस Q2 बाई Q1 आ जाएगा। और Q2 बाई Q1 हम जानते हैं T2 बाई T1 होता है, ये आगे पढ़ेंगे, अभी ये आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर में उल्टा होता है, देखो इसमें तो यहाँ से सिंक, पिछले में तो सोर्स से हीट ले रहा था, इसमें यहाँ से सिंक से हीट लेगा। तो सिंक से हीट लेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन पे मतलब सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा वर्क डन, तो यहाँ पे Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन उधर जाएगा, तो ये हमारा जाएगा W इजिकल टू में Q1 माइनस Q2 में। तो अब समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक
कितनी हीट ली है और अपोन में होता है वर्क डन ऑन दी सिस्टम। तो यहाँ से हीट कितनी ली है, सिंक से Q2 हीट ली है और वर्क डन कितना हुआ है Q1 माइनस Q2, वही पुट कर देंगे बस। तो Q2 हीट ली, वर्क डन W में पुट कर दिया हमने, तो Q2 अपोन में Q1 माइनस Q2। अब इसका रेसिप्रोक कर देंगे 1 अपोन में बीटा, तो Q1 अपोन Q2 ऊपर आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो Q1 Q2 साइड में आ गया और ये एलसीएम ब्रेक कर लिया, Q2 बाई Q1 1 बन गया। तो 1 अपॉन बीटा Q2 बाई Q1 क्या होता है, सॉरी Q1 बाई Q2 क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पे आ गया ये रहा। Q2 बाई Q1 होता है T2 बाई T1, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया Q1 बाई T2 को T1 बाई T2 माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा बीटा आ जाएगा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इफिशियंसी में, यानी कि ईटा और बीटा में क्या रिलेशन होता है। तो बीटा का फॉर्मूला ये आया, तो हम दोनों साइड ऐड कर देंगे 1, तो बीटा प्लस 1 T2 बाई T1 माइनस T2। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो, ये है आपका इंपॉर्टेंट। मैं वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना टाइम अभी है नहीं। कार्नोट इंजन समझते हैं। कार्नोट इंजन क्या है, इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो परफेक्टली पूरा 100% इफिशियंस है, लेकिन इन्होंने अपने ही रूल दे दिए कि अगर तुम इस तरह से करते तभी ये 100% इफिशियंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर तुम अपनी अपनी चलाओगे, मेरी नहीं सुनोगे, तो ये नहीं होने वाला। इन्होंने क्या यूज़ करा, इन्होंने ये 4 प्रोसेस का यूज़ करा। पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यानी कि 2 एक्सपेंशन है, 2 कंप्रेशन है, पूरी कंप्लीट साइकिल बना दी। अब साइकिल समझते हैं, देखो ये रही। पीवी कर्व बनाया, पीवी इंडिकेटर डायग्राम, तो यहाँ से जो ए से बी हो रहा है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये बी से सी हो रहा है हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और उसके बाद ये सी से यहाँ तक हो रहा है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन, और यहाँ से हो रहा है एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सपेंशन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवर्स में जा रहे हो कंप्रेशन है। तो वर्क डन निकालेंगे इनके चीज़ों, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पढ़ा है कि एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन का एनआरटी लॉग V2 बाई V2, V2 बाई V1 अभी पीछे पढ़ के आए हम। और एडियाबैटिक में प्रोसेस में भी पढ़ के आया NR इजिकल टू T1 माइनस T2 गामा माइनस 1। तो दोनों वर्क डन को यूज़ कर लिया हमने। अब यहाँ पे एक्सपेंशन के निकाल लिए दोनों के, अब हम निकालेंगे कंप्रेशन के। कंप्रेशन में हम जानते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस में NR T2 लॉग, देखो यहाँ पे T1 टेम्परेचर है तो हमने यहाँ पे T1 लिया है, तो यहाँ पे T2 लेंगे, देखो यहाँ पे T1 लिया है ना, तो यहाँ पे T2 लेंगे क्योंकि कंप्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो V4 अपॉन में V3 आ जाएगा, तो NRT लॉग V3 अपॉन में V4, ये माइनस नीचे चला गया। तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन कितना होगा, फोर्थ वाला वर्क डन निकालेंगे, कंप्रेशन वाला NRT T1 माइनस T2 गामा माइनस 1। तो नेट वर्क डन में सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, W प्लस W2 माइनस W3 प्लस W4। तो W1 माइनस W2 और W4 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि भाई दोनों में सेम है। देखो W2 में NR T1 माइनस T2 गामा माइनस 1 और W4 NR T1 माइनस T2 गामा माइनस, तो W1 W2 और W4 सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, W माइनस और W3 हमारा आंसर बचेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। तो ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे और हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।